सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजज़िया। मेरे साथ एशियन न्यूज़ के डायरेक्टर ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब हैं और हमें आगे जाके अभी ताहिर बुज़दार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो एक स्पेशल जो फ़िल्म बनाई गई है जो पाकिस्तानी हीरोज़ के जो कारनामे हैं उसको उजागर करने के लिए, और ये बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसका पहला ऐलान जो था वो प्राइम मिनिस्टर ने किया था, जिसमें ये कहा था, और ये सब कुछ हुआ था जब वो तर्क ड्रामा आप देखते हैं अर्तुगरुल, और उसके हवाले से कि अगर तुर्की अपना सारे जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं और जो उनके माजी के हीरोज़ हैं उनकी अगर वो उसको हाईलाइट कर सकता है तो पाकिस्तान को भी हाईलाइट करना चाहिए। तो वो जो एक नई फ़िल्म बनी है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि मैं जोड़ूंगा ज़रा इन ख़बरों को आपस में। एक तो पेशावर में हमला हुआ और 8 बच्चे मदरसे के शहीद हुए, बिल्कुल जिस तरह APS पर दुश्मनों ने हमला किया था तो फिर ये मासूम बच्चों को निशाना बनाया आज के दिन। और ये इंडिया ने आज अमेरिका के साथ एक नया मुआहदा उस पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत जो बहुत सारी जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस सेक्रेटरी यानी माइक पॉम्पियो और मार्क एस्पर वो इंडिया में हैं और आज उन्होंने इस समझौते पर दस्तखत किए हैं। और ये बड़ा वाइटल एग्रीमेंट है इसलिए कि जो मिसाइल का जो हमला है और ड्रोन जो हमला करेंगे उसके लिए जो सर्वेज़ हैं, उसके लिए जो एरियल सपोर्ट है, वो सारी की सारी इस मुआहदे के बाद अब वो इंडिया को हासिल होगी। एक बहुत बड़ा एज होगा उनको, इसलिए कि जो सारा सैटेलाइट जो बैकिंग है, जो सारा नॉलेज है, जो सारा इल्म है अमेरिका के पास, वो अब भारत के पास होगा। बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि ये चाइना के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम सबको पता है कि जो सबसे बड़ा कांटा भारत के लिए है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फ़ौज है। और जो वो फ़ौज जिसके पास वो मुल्क जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है, तो निशाना है भारत का और अमेरिका का। तो आज ये जो मुआहदा है ये एक जिस पर हम पाकिस्तानियों को यकीनन फ़िक्रमंद भी होना चाहिए, इसके जो मुज़मरात है उसका जायज़ा भी लेना चाहिए। और ये डिफेंस पैक्ट जो हुआ है चाइना अमेरिका और भारत के दरमियान, उसके बड़े दूररस नताइज बरामद होंगे यहाँ पर। तो डेफिनेटली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बहुत अच्छा हो अगर पाकिस्तान का मीडिया भी इन चीज़ों को हाईलाइट करे और हम जिस लड़ाई में फंसे हुए हैं, जिन मामलात में फंसे हुए हैं, अगर उनसे निकल कर हम देखें जो हमारे मुल्क के चैलेंजेस है। एक तरफ आज पेशावर में हमला हुआ और जो भारतीय अजीत डोवल हैं जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जंग को पाकिस्तान के अंदर उनके अपने इलाके में ले जाएंगे। और दूसरी जानब अमेरिका जो है वो भारत जो है वो अमेरिका के साथ ये मुआहदा कर रहा है, जिसमें उसको एक बहुत बड़ा एज होगा, एक बड़ा उसको एक वो इन्फॉर्मेशन आएगी जिसको वो ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इंडिया की जो इंटेंशन है उसके हवाले से कम अज़ कम मेरे दिल में किसी तरह का कोई बहाम नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की बर्बादी चाहता है। ये सब कुछ चाइना के नाम पर वो ले रहा है, लेकिन दर हकीकत ये पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होगा। और हमारे यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ। मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनमें से राना सनाउल्लाह साहब की, जो ये कह रहे हैं कि हमें अपने घर को ठीक करना है। यानी हम जो एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ है, जो हमारे ख़िलाफ़ है, उसको मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर उसको आगे लेके चल रही है। सुनिए ज़रा राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। अब ये आप ये गुफ्तगू सुनें, ये मुनाफ़िक़त पर मबनी एक गुफ्तगू है। फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान 2018 में गया और ये नून लीग की गवर्नमेंट थी जिसको ये काम करना था, जो उन्होंने गवर्नमेंट नहीं किया। और ये क्या कह रहे हैं
कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने जो बात कही थी 9 साल पहले या 7 साल पहले, वो अगर कर लिया जाता तो वो तो वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 2013 के इंतखाबात में बने थे और 4 साल वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। और फिर ये नून लीग की ही हुकूमत के दरमियान जो कार्रवाइयाँ हुई, जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया गया, तो फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये करना चाहिए था, हम जलील भी हुए और सब कुछ किया। ये जो गुफ्तगू है पाकिस्तान के वज़रा की, इसमें ख्वाजा आसिफ की बतौर मिनिस्टर फॉर डिफेंस जो गुफ्तगू थी, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू कि हमें सांपों से अपने उसको पाक करना चाहिए और हमें अपने, और ये जो डॉन लीक्स की जो बात थी सारी की सारी, उसमें जो मलाइन किया गया वो पाकिस्तान को मलाइन तो पाकिस्तान के इन सियासतदानों ने किया जो अब बिल्कुल इस वक्त जो गेम खेल रहे हैं बॉर्डर्स पर। मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका के साथ उसका क्या एग्रीमेंट हुआ है और LOC पर क्या हो रहा है। पेशावर में आज क्या हुआ, मदरसे में एक हमारे 8 बच्चों को 7 बच्चों को शहीद किया गया। यहीं पर कुछ अर्सा पहले जो APC था, जो हमारा जो आर्मी पब्लिक स्कूल था, उसमें ये सारा मामला इसी तरह का किया गया था। तो ये बॉर्डर पर और बाहर से वो हमारे हालात को सख्त कर रहे हैं, इंटरनली भी वो हमले कर रहे हैं। फिर ये जो अपोजिशन है, इन्होंने जिस अंदाज में पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई है, उसने तो बिल्कुल जलती पर तेल का काम किया। अब एक और बात, मैं राना साहब आपकी तरफ आता हूँ, मैं आज आपसे ये बिल्कुल खुलकर मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि ये बात बिल्कुल तय हो चुकी, ये बात सामने आ चुकी कि जो करप्शन है वो एक ऐसा अफरीत है, वो एक ऐसा जहर है जो किसी भी मुल्क के डिफेंस को बर्बाद कर देता है। और अगर आपकी मुसल्लह अफवाज जितनी भी तैयार हों, जो कुछ भी हो, अगर आपके पास, अगर आपके मुल्क में करप्शन है तो वो पूरे के पूरी जो साइकी है उसको वो मुतासर करता है। अब इसके हवाले से पाकिस्तान में अगर कोई बात करता है, अगर कोई पाकिस्तान की फोर्सेस का बंदा ये बात करता है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए ताकि वो फ़ौज के साथ खड़े हों और दुश्मन के एग्रेशन का मुकाबला कर सकें, तो कहा जाता है कि जनाब ये तो आप सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको जनरल बिपिन रावत जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस हैं, जो उस आर्मी के सरबराह भी रहे हैं, उन्होंने आज करप्शन के हवाले से, भारत के जो चीफ हैं, उन्होंने जो करप्शन के हवाले से बात की है, फ़ौजी आदमी है, फ़ौज को लीड कर रहे हैं। सुनिए ज़रा वो क्या फरमा रहे हैं करप्शन के हवाले से। अब ये फ़ौजी आदमी हैं और ये बिल्कुल खुलकर बात कर रहे हैं कि जो अपने कह रहे हैं कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जो जस्टिस है वो ज़रूरी है और ये करप्शन जो है उसका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है, और अपनी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको मिलकर काम करना है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ये जो मामला है कि जिसमें मुल्क की तरक्की हो, देखिए जिस तरह आपके पास जदीद वेपनरी होनी चाहिए, आपके पास जदीद लड़ाका जहाज़ होने चाहिए, टैंक्स होने चाहिए, इसी तरह जो करप्शन है उसका ख़ात्मा भी दिफा के लिए नहायत ज़रूरी है, मुल्क की दिफा के लिए। और यही बात अगर आप गौर से सुने तो जनरल बिपिन रावत कह रहे हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं उनके भारत के, उनकी फ़ौज के सरबराह रह चुके हैं, एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया। ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, वो फ़ौज, तमाम जो फ़ौज के शोबे हैं उनको वो हेड कर रहे हैं राना ताहिर साहब। तो अगर भारत का फ़ौजी, उनका चीफ अगर ये बात कहे तो ये सियासत में मदाखलत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ये कह दें कि बिल्कुल जो अकाउंटेबिलिटी है वो होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है और शायद पाकिस्तान के दिफा के लिए उसकी ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये बहुत सारे शौकिया फ़नकार और ये बहुत सारे वो लोग जिनकी पता नहीं जो कठपुतलियाँ हैं और जिनकी डोरें जो हैं पीछे से कौन हिला रहा है, वो बल पड़ते हैं, वो बड़ी तनकीद करते हैं और कहते हैं जनाब ये आप इदारिये लिख दिए जाते हैं कि ये आप सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि करप्शन के खात्मे की बात करना और अपनी, अगर MI और ISI ने JIT में मिलकर अपनी एक्सपर्टीज दी हैं और चोरों को पकड़ा है, तो इसमें कौन से एतराज़ की बात है राना साहब, मुझे ये बताइए कौन सा एतराज़। समी साहब देखें, मसला ये है, पहले आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनाई, साफ जाहिर हो रहा है वो इस बात का एक सबूत है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने वाले मियाँ नवाज शरीफ और उनके हवारी हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जहर आलूद
प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान को अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए, ये लोग हैं जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, और इन्हीं के दौर में पाकिस्तान को ये यानी बदकिस्मती से नवाज़ हुकूमत ऐसी हुकूमत थी समी साहब इस मुल्क में जो अपने ही वतन के ख़िलाफ़ अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ थी। और इन्होंने ये लोग हैं, अब इनको तकलीफ़ हो रही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आने की तरफ क्यों जा रहा है। दूसरी बात जो आपने इंडिया के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ की गुफ्तगू सुनाई है समी साहब, किसी भी मुल्क में उसकी मसला है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया जो है, वहाँ पे भी करप्शन पे चीफ हो पुकार हो रही है। मोदी हुकूमत की जो करप्शन है उस पर अपोजिशन भी शोर कर रही है, लेकिन वहाँ का चीफ ऑफ डिफेंस ये कह रहा है कि ये करप्शन जो है ये सबसे बड़ी रुकावट है। अब उसने ये कहा है कि ये जो आपने अगर इसको ठीक करना चाहिए हमारी सियासी समाजी और सारे मामलात के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो समी साहब वहाँ तो हुकूमत ने के किसी सियासतदान ने ये नहीं कहा कि ये चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम नहीं है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यहाँ तक कहा कि हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो जहाँ करप्शन देखे उसकी निशानदही करे और उसको मुतल्लिका एजेंसी को रिपोर्ट करे। यहाँ अगर अदालत उज़्मा ने JIT में एजेंसियों के नुमाइंदों को शामिल कर दिया तो इनको तकलीफ़ होनी शुरू हो गई कि ये एजेंसियों, भाई ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ हैं, उनका फ़र्ज़ मनसबी है कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ समी साहब कोई काम हो रहा है तो पाकिस्तान की एजेंसियां ऐसे लोगों को पकड़ेंगी नहीं, उनकी निशानदेही नहीं करेंगी। तो ये जो मैं एक सेकंड, ये जो इंडिया के आर्मी चीफ के हवाले से, वो आर्मी चीफ भी हैं और इस वक्त तो वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वहाँ के, यहाँ के उससे भी ऊपर हैं, और वो ये कह रहा है कि भाई ये आप अपने मुल्क से करप्शन को ख़त्म करें। इतनी बड़ी ये जमहूरियत के मामे जो बनते हैं, इंडिया की जमहूरियत को सबसे बड़ी जमहूरियत करार देने वाले नाम नहाद दानिश्वर हमारे मुल्क के, वो ये सुने कि क्या वहाँ के किसी सहाफ़ी ने कहा कि ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये क्यों कर रहा है। कोई आके टॉक शोज़ में किसी ने पापा चाचा की, जहाँ जब बात हो जाए, क्या कहा था जनरल जहांगीर करामत ने, एक तजवीज़ दी थी ना वहाँ लाहौर में एक खिताब करते हुए कि पाकिस्तान के मामलात ऐसे हैं कि यहाँ एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, तो उस पर नवाज शरीफ सीख पा हो गया था और जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा ले लिया था। तो ये इस किस्म की गुफ्तगू समी साहब हर मुल्क में, हत्ता कि अमेरिका की जो फौज है उसके सरबराह भी अपनी हुकूमत को तजावीज़ देते हैं। और दूसरी बात राना साहब, कल हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो शॉर्ट सुनवाया था जिसमें वो याहिया के मार्शल को सपोर्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मार्शल अथॉरिटीज़ ने बड़ा विजडम के साथ एक्ट किया है, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते तो अयूब खान जो है वो इस मुल्क में सिविल वॉर करवाना चाहता था। और अभी भी यही सूरत हाल है, यानी कोई भी मुल्क जो है वो अहम है, लोग अहम है, या वो कानून जो उस मुल्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते वो अहम है। तो अगर पाकिस्तान के मक़तदर इदारे, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत का, अगर यहाँ पर कोई सिविल वॉर करवाना चाहता है, अगर यहाँ पर कोई इदारों के खिलाफ लड़वाना चाहता है और फिर उसके बाद वो ये चाहता है कि पाकिस्तान की फौज को कमज़ोर कर दे, उसको बैरक्स में इसलिए महदूद कर दे कि यहाँ पर इंडियन हेजमनी कायम हो जाए, इसलिए पाकिस्तान की फौज को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया जाए कि हम जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रहे हैं, अमेरिका से हटकर चाइना की तरफ जा रहे हैं, उसमें रुकावट डाली जाए, CPEC में रुकावट डाली जाए, तो कौन सा कानून रोकता है पाकिस्तान के इदारों को एक्ट करने में? राना साहब, ये मैंने आपको भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की गुफ्तगू सुनवाई है जो करप्शन के नासूर के बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तान में भी करप्शन का नासूर लोगों को खा गया। आज ये जो सारी महंगाई है ये करप्शन की वजह से है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से है। ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये आपके सामने हैं। और फिर जो करप्शन को रोकने की कोशिश करता है राना साहब, जो इन चोरों को पकड़ता है, उसके साथ इनकी लैंग्वेज, उसके साथ इनका रवैया, मैं आपको ख्वाजा आसिफ का वो दिखाना चाहता हूँ, वो गुफ्तगू आज में वो सीख पा हैं। और जिस तरह वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर स्पीकर से, शाह महमूद कुरैशी से जिस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा उनका तकब्बुर देखिए, ज़रा उनका लहजा देखिए। ये जमात है जो शराफत की सियासत की बात करती है, सुनिए और देखिए ज़रा। गवर्नमेंट से डिक्टेट होके देंगे। ये लोग हैं, ये वो लोग। आपने राना सनाउल्लाह की बात पहले सुनी, उसके बाद ये आपने ख्वाजा आसिफ की ये इनका स्टाइल देखा, ये इनकी गुफ्तगू देखी। क्या है जुर्म, क्या है इमरान खान का जुर्म, क्या है इस हुकूमत का? चोरी पकड़ी है अरबों रुपए की, एवंस फील्ड के अपार्टमेंट्स की पूछी मनी ट्रेल कहाँ पर है,
वो तो कभी ऊँटों पर आ रही है, कभी ये हैं वो ज़राए। वो खातून कहती हैं कि पाकिस्तान तो, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई है, टीटियाँ लगी हुई हैं, क्लर्कों और चपड़ासियों के अकाउंट्स में से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, और कहते हैं कि ये इंतकाम है। वो शायद खक्कान अब्बासी साहब ये कहते हैं उनके बच्चा, नाबालग बच्चा जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है, 1.5 अरब ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में, और वो कहते हैं कि बिकॉज कि कैसे आए पैसे, तो वो जवाब देते हैं बिकॉज ही इज़ वेरी टैलेंटेड। भाई इन लोगों से जब आप हिसाब किताब मांगते हैं तो ये ख्वाजा आसिफ वाला जो रवैया ये आपको नज़र आता है। ये पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह को गाली निकालना शुरू कर देते हैं, ये ISI को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। राना साहब, तो फिर करना क्या पड़ेगा, होगा क्या? शमी साहब देखें, मैं आप अर्ज करूँ भाईजान, अफवाज पाकिस्तान दिफाए वतन की जामन है, और ISI का जो तारीखी किरदार है पाकिस्तान के दिफा में, शमी साहब पाकिस्तान के दुश्मन थर थर कांपते हैं ISI से, और अब वो हर तरह नाकाम होने के बाद उन्होंने ये चेले जो हैं पाकिस्तान के अंदर तलाश किए हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों ने, जो पाकिस्तान की ISI के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और उसके सरबराहों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। ये हैं कौन लोग शमी साहब? इन पे आप ज़रा नज़र दौड़ाएं ना। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा सफदर मरहूम के साहबजादे हैं, जो जनरल ज़ियाउल हक़ की कैबिनेट में वफाकी वज़ीर खुराक व ज़राअत भी थे, और मजलिस शूरा जो ज़ियाउल हक़ साहब ने पार्लियामेंट की जगह नामज़द की थी, वो मजलिस शूरा के चेयरमैन भी थे। यानी उस वक्त तो कहते हैं जी वो हमारे बुज़ुर्गों ने गलती कर दी थी, आप तो ये कह के बाहर निकल जाएं और जो शमी साहब, ये एक पूरा एक एजेंडा है नवाज़ शरीफ का। ये जिस बयानिए की ये बात कर रहे हैं, ये बयान, इसमें अब कोई शक रह नहीं गया। ये वक्त है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काम किया था कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा था, ये वक्त आ गया है कि इमरान खान की हुकूमत नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजे कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलव्वस हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की बोली बोल रहे हैं, ये कौमी अदारे ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के ख़िलाफ़ जिस किस्म का जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इससे ये मकसद हासिल क्या करना। और ये जो गुफ्तगू है, ये पहली बात नहीं, ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात कई दफ़ा कही है, जब वो इवन वजीर थे कि जी हमें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक और जो इशू है उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ कि जो शहबाज शरीफ से नून लीग के लीडर्स की मुलाकात हुई, उस पर बहुत लेदे हुई है, और उस पर ये खबरें आई कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ हुए। अगरचे मुस्लिम लीग नून ने उसकी तरदीद की, लेकिन ख्वाजा आसिफ की एक गुफ्तगू है, मैं उसके कुछ हिस्से आपको सुनाता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि मामलात क्या हैं। उनसे रात टेलीविज़न के एक शो में एंकर ने उनसे ये सवाल किया, उनसे पूछा कि ये मुलाकात क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, तो उन्होंने किसी एंग्जाइटी का जिक्र किया है उनका, शहबाज शरीफ साहब का। ज़रा सुनिए ख्वाजा साहब की ज़ुबानी कि वो क्या एंग्जाइटी है। बड़ी एंग्जाइटी थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी और दूसरी जो पार्टी लीडर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, जेल में मैं आ गया हूँ, तो जेल में जाने की वजह से वो एंग्जाइटी हो रही थी। फिर एक बड़ा सवाल ये था कि ये जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब की, ये किसने अरेंज कराई, उसके बारे में भी ज़रा सुन लीजिए क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। ये आप देखें बड़ी सफाई से क्या फरमा रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि ये उनके, और ये ख़बरें भी यही थी जिसको डिनाई किया था मुस्लिम लीग नून ने कि सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर ये सारी मुलाकात करवाई गई। अच्छा, अब इसके कुछ और भी हिस्से हैं ख्वाजा साहब की गुफ्तगू के, मैं वो हिस्से भी आपको सुनवाऊँगा, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा एक वक्त हुआ है वक्फ़े का, इस वक्फ़े के बाद हम इस पर भी बात करेंगे, और वो जो नई फ़िल्म बनाई है गवाह रहना, उनके डायरेक्टर से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे ख्वाजा आसिफ की जो उनकी ज़ुबानी कि ये जो मीटिंग हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के कायदीन की, उसकी वजह क्या थी। एक तो वो बता चुके कि शहबाज शरीफ साहब को एंग्जाइटी थी कि उनकी जो पार्टी लीडरशिप है वो क्या सोच रही है, क्योंकि डेफिनेटली नवाज़ शरीफ साहब जो ख़िताब कर रहे थे, जो बयानिया उनका आ रहा था, शहबाज शरीफ साहब उसको तस्लीम नहीं करते। फिर मीटिंग किसने कराई, ये बात भी सच साबित हो गई जो गवर्नमेंट ने कहा था, जिसमें उन्होंने, आपने नाम भी सुन लिया, सारा गुफ्तगू सुन ली ख्वाजा आसिफ साहब की। फिर इस बात के हवाले से भी सवाल किया गया ख्वाजा आसिफ से कि क्या
जो नवाज़ शरीफ साहब थे वो मुतमईन थे, तो वो ख्वाजा साहब की ज़ुबानी ज़रा ख़ुद सुन लीजिए क्या फ़रमाया उन्होंने। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जाने से पहले मैंने किया था उनको टेक्स्ट मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, जब मैं मुलाकात से वापस आया, और उसके बाद मैंने उन्हें एक्सप्लेनेशन दी, एक्सप्लेनेशन वजाहत, यानी डेफिनेटली ये एक ऐसा मामला था और है जिस पर नवाज़ शरीफ साहब खफा थे, तो उन्होंने कहा कि वो मैंने उनको वजाहत दे दी। और फिर दूसरे दिन भी उनका टेक्स्ट आया, यानी कुछ चल रहा था, और दूसरे दिन नवाज़ शरीफ साहब ने कहा नहीं नहीं ठीक है तुसी मिल आए हो कोई गल नहीं। अब ज़ाहिर है ये ख्वाहिश तो अज़ली ख्वाहिश है, वो जिनके बच्चे हैं, जिनके यहाँ उनकी सियासी पैदाइश हुई, जिनकी वजह से वो ताकत पर पहुँचे, उनसे थोड़े बहुत फ्लर्ट और लड़ाई शड़ाई तो वो करते रहते हैं। वो जो एक ब्लैकमेलिंग की बात है वो तो चलती रहती है, लेकिन मुलाकात की बात की ख्वाहिश तो है, तो इसलिए वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं मुतासर हूँ। फिर एक और बात, इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि शहजाद अकबर साहब रात की तारीकी में मिलते हैं, जबकि शहजाद साहब ने ये कहा कि ये तारीकी में तो शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं। ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका क्या जवाब दिया वो भी आप सुन लें। डेफिनेटली बाहर निकलते हुए अंधेरा हो गया था, जाते हुए शायद अभी शाम थी, शाम को 6 बजे मुझे पता है मगरिब हो चुकी होती है, अंधेरा छा चुका होता है। और ये कहना ख्वाजा साहब का कि तब इतनी रात नहीं थी, मेरा ख्याल है अंधेरा था, तो अंधेरों में मुलाकात की जो बात है वो भी। अब ये सारी बात क्या है, ये मैंने क्यों सुनाया आपको? कौल व फ़िल में तज़ाद है, एक तरफ गाली निकालते हैं और दूसरी तरफ पतली गली से जाके मिलने की कोशिश करते हैं। अपनी सफ़ों के अंदर अपना कोई बयानिया ही नहीं है, सिर्फ लीडर्स जो हैं उनका प्रेशर है, माल बचाना है, माल छुपाना है, उसके लिए ये सारा काम शुरू किया गया। दुश्मन हमारे दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है। मैंने आपको सारा बताया। मैं फिर ये कहता हूँ कि जो चाइना का, जो अमेरिका का भारत के साथ जो आज एग्रीमेंट हुआ है, जो उनके साथ सैटेलाइट डाटा वो शेयर करेगा, वाइटल इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिज़ाइल हमलों के लिए इस्तेमाल होगी, बड़ी वाइटल होगी, ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल होगी, बड़ी वाइटल होगी। राफ़ेल प्लेन उन्होंने हासिल की हैं। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम जंग लेके जाएंगे, 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, आपके जहनों में जंग लड़ेंगे, आपका अपने इदारों से एतमाद को मजरू करेंगे। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं, ये हो रहा है। पाकिस्तान के इदारों को गाली निकाली जा रही है, पाकिस्तान की अदलिया को गाली निकाली जा रही है। और फिर करप्शन, जिसको अब तो आर्मी, भारत के चीफ ने भी ये कहा अपनी हुकूमत से, अपने मुल्क से, कि ये करप्शन ख़त्म करो, क्योंकि इसके ज़ाहिर है इसके बगैर दिफा मुमकिन नहीं है। जिस तरह जहाज़ को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, जिस तरह टैंक को चलाने के लिए ग्रीस चाहिए, इसी तरह करप्शन का ख़ात्मा भी दिफाई ज़रूरत है। करप्शन का ख़ात्मा भी एक सिक्योरिटी चैलेंज है। उसके बगैर अगर लोग मुतमिन नहीं हैं, अगर लोग मुतमिन नहीं हैं, तो अपनी फोर्सेस अपनी हुकूमत के पीछे कैसे आकर खड़े होंगे किसी भी बैरूनी एग्रेशन के मुकाबले के लिए? निहायत ज़रूरी है ये बातें। इस सब को सैबोटाज पाकिस्तान में किया जा रहा है। करप्शन के मुकदमात वापस ले लिए जाएँ। यही बात है कि आज आप NRO, जिसको इमरान खान NRO कहते हैं, अगर इन मुकदमात की प्रोसिक्यूशन ख़त्म हो जाए, नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ, जेल ना जाए, मरीम साहबा के मुकदमे ख़त्म कर दिए जाएँ, शहबाज साहब को निकाल दिया जाए, जरदारी साहब से वो जो 800 अरब रुपए का जो फेक अकाउंट केस है वो पूछना बंद कर दिया जाए, तो जो बिलावल भुट्टो की जो तेज़ तरीन तकरीर है वो बड़ी मीठी मीठी बातों में तब्दील हो जाएगी। लेकिन क्या इससे मुल्क बचेगा? मुल्क नहीं बचेगा इससे। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इन करप्ट लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये करप्ट लोग बचते हैं तो फिर पाकिस्तान नहीं बचेगा। पाकिस्तान नहीं बचने से मुराद ये है कि वो जो जिस मकसद के लिए ये कायम किया गया था, वो मकसद जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो ख्वाब जो अभी तक ख्वाब ही है, वो ख्वाब पूरा फिर नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे हमें वो दिन देखना पड़े, खुदा करे कि जो इस वक्त कोशिश है वो कामयाब हो। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे ये कहा था कि तारिक महमूद साहब ताहिर महमूद साहब नौजवान डायरेक्टर हैं और बड़ी ज़िम्मेदार एक पोजीशन पर हैं। एक फ़िल्म बनाई है उन्होंने गवाह रहना के नाम से, और ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, जिन्होंने आज़ादी की जंगें लड़ी, उनको हाईलाइट करने की कोशिश है। और ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ था? ये सारा मामला शुरू हुआ था, आपने देखा, हम ऑटोमन एम्पायर के हवाले से तुर्की के बने हुए ड्रामे देखते हैं जो पुरानी याद को ताज़ा करते हैं कि किस तरह से मुसलमानों ने पूरा इस दुनिया में रूल किया था और हुक्मरानी की थी और अपनी हुक्मरानी कायम की थी, किस किस्म की साजिशें थी। इसी तरह जो जंग आज़ादी थी उसमें इस खित्ते के लोगों ने, मुसलमानों ने और दूसरी कौमियतों ने भी बड़ी शदीद उन्होंने कुर्बानियाँ दी और जंग लड़ी। तो इसको, ये प्रोजेक्ट क्या है,
और इसका पर्पज़ क्या है। ताहिर महमूद साहब हमारे साथ हैं। सब कुछ ये इनसे बात करने से पहले इस फिल्म का जो ट्रेलर है, मैं वो चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब को कि वो ज़रा ट्रेलर चला दें, तो फिर उसके बाद हम ताहिर महमूद साहब से बात करते हैं। ताहिर साहब, बड़ा थ्रिलिंग ये है ट्रेलर, बताइएगा ये प्रोजेक्ट कैसे आपने कंसीव किया और कैसे ये बनाया। आप मुल्क से बाहर थे और आप मुझे बता रहे थे कि इसमें सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब की भी बड़ी खिदमात हैं और वो भी बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सबसे पहले तो समी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि हाउ दिस प्रोजेक्ट केम इनटू बीइंग। मैं टर्की में था और वहाँ पे रहता था, अंकारा में। आई वॉज़ वर्किंग देयर और वहाँ पे मैं अक्सर ये ऑब्ज़र्व करता था कि टर्किश ड्रामाज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शौक़ से देखे जाते हैं, बहुत सराहे जाते हैं और ख़ास तौर पे जैसे भी अर्तुगरुल ने तो मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बना दिए। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि काश हम भी कुछ ऐसा बनाएं जो कि टर्किश ऑडियंस देखे, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर टर्की में प्रमोट हो। और फिर इसी दौरान मैं जब टर्की में था तो PTI की गवर्नमेंट आई और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो वो अक्सर कहते थे और अब भी कहते हैं कि हमें अपना कल्चर, अपना नैरेटिव, अपनी हिस्ट्री दुनिया में प्रोजेक्ट करनी चाहिए। और मुझे ये फ़ील होता है कि उनमें बड़ी ये ड्राइव है कि हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने लेके जाएं। तो इससे मुझे बड़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन मिली कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह की बात करते थे और करते हैं, तो मैंने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ इस हवाले से करना चाहिए, क्योंकि लीडर जो है वो एक डायरेक्शन देता है और फिर उस पर लोग अमल करते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने स्क्रिप्ट लिखा और फिर उसके बाद मैंने कास्टिंग स्टार्ट की। मैंने अपने अदाकारों के साथ स्क्रिप्ट शेयर किया, तो वो स्क्रिप्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर मैं टर्की से वापस आया, तो फिर मैंने अपने दफ्तर से छुट्टी ली और फिल्म बनाई। और ये प्राइवेट प्रोडक्शन है, ये सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें हमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं जब टर्की से वापस आया, मैं उनसे मिला जाके और उनको मैंने बताया कि ये मैं एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ जिसका मकसद ये है कि हम अपनी तारीख़, अपनी हिस्ट्री, अपने हीरोज़ को दुनिया में प्रोजेक्ट करें। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको इसमें भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली, लॉजिस्टिकली उन्होंने सपोर्ट किया और उनमें भी ये बड़ी ड्राइव है कि हम पाकिस्तान का, पंजाब का कल्चर दुनिया में प्रोजेक्ट करें। तो इसी हवाले से हमें भरपूर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। और इसी तरह सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ही माशाल्लाह इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिज ओन सेल्फ और वो अब भी सपोर्ट करे। तो इस तरह मिल मिला के हमने ये फिल्म बनाई और माशाल्लाह ये अच्छा, इसका मेन थीम आपने कहा कि पाकिस्तानी कल्चर को भी प्रमोट करना और तहरीक खिलाफत की बातें भी हैं, आज़ादी की बातें भी हैं। मेन थीम क्या है इसमें, किन कैरेक्टर्स पर है ये? इसके मेन थीम्स जो हैं बेसिकली वो दो हैं, एक तहरीक खिलाफत है और एक तहरीक आज़ादी। ये दोनों थीम्स पैरेलल चलते हैं और बेसिकली हमारी जो तहरीक आज़ादी के अनसंग हीरोज़ हैं, वो हीरोज़ जिनके नामों से शायद आज हम वाकिफ़ नहीं हैं, जिनकी कब्रों के कुतबे भी शायद मिट चुके हैं, उन हीरोज़ को हम अपनी इस फिल्म के ज़रिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनकी कहानी हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और ये फिल्म इंशाल्लाह रेडी है। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं हम इसको रिलीज़ करेंगे। हम इसको पाकिस्तान में भी रिलीज़ करेंगे, टर्की में भी रिलीज़ तो करेंगे। इसको डबिंग की गई है टर्की में इसकी? जी, इसकी टर्किश में डब करवा के इसको हम टर्की में रिलीज़ करेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा मकसद है कि एक तो हमारी हिस्ट्री वहाँ पे प्रोजेक्ट हो, दूसरा टर्किश मार्केट हमारी फिल्मों और ड्रामों के लिए ओपन हो, ताकि हम फ्यूचर में हमारे ड्रामाज, हमारी फिल्में टर्किश मार्केट में इन हो, जिस तरह उनके ड्रामाज और उनकी फिल्में हमारी मार्केट में इन और लोग सराहते हैं और शौक़ से देखते हैं। बड़ा एक हैवी प्रोजेक्ट है फिल्म बनाना, इसके लिए बड़ी फंडिंग की ज़रूरत है। और फिर आप, क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से फ़िल्म है तो कोई ये कमर्शियल नहीं होगी, या टर्की में कोई आपको इसके कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं होंगे, तो ये जो इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो आपने कैसे कवर किया? हमारे प्रोड्यूसर हैं काशिफ साहब, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। और अगेन उनसे जब मैंने बात की तो उनको मैंने यही कहा कि ये फिल्म हमारा नैरेटिव दुनिया में लेके जाएगी। अच्छा, यहाँ पर रुकिए, मैं ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर का। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा और फिर इसी पर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक ऐसी मूवी जो तहरीक खिलाफत और तहरीक आज़ादी की कहानी को साथ साथ लेके चलती है। टर्किश लैंग्वेज में भी डब की जा रही है, टर्की में भी इसको चलाया जाएगा, पाकिस्तान में भी चलाया जाएगा। ताहिर महमूद साहब जिन्होंने ये काविश की, प्राइम मिनिस्टर और
प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू से, उनके इनिशिएटिव से मुतासर हुए। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से बहुत मदद की और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने भी मदद की। ये बताइए कि ये जो गवाह रहना, ये उर्दू का नाम है, तो टर्किश लैंग्वेज में आपने डब किया तो फिर इसका वहाँ पे और कोई नाम रखा होगा? और ये भी बता दीजिएगा कि इसमें कोई कास्ट भी है टर्किश? इस फिल्म का जो टर्किश में ट्रांसलेशन है या नाम है वो है शाहिद ओल। चूँकि उर्दू और टर्किश में बहुत सारे अल्फाज कॉमन है, तो शाहिद जैसे हमारे उर्दू में भी शाहिद होता है जिसका मतलब होता है गवाह, तो उसी तरह से टर्किश में भी शाहिद, तो शाहिद ओल इसका टर्किश नेम है। और इसमें एक टर्किश एक्टर हैं मैर्थ शीशमानलर, वो टर्की से यहाँ हैं, उन्होंने एक्ट किया और बेसिकली एक अंग्रेज़ फ़ौजी अफसर का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है और बहुत ज़बरदस्त प्ले किया। उनके डायलॉग्स उर्दू में थे और वो उर्दू में, आल्दो उनको समझ नहीं आती थी, ऑब्वियसली उनको उर्दू तो नहीं आती, बट ही प्लेड हिज रोल वेरी वेल। अच्छा, कहानी इसकी आपने थोड़ा तो बताया, मेन कहानी क्या है? क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव और खासा मुश्किल है कि तहरीक खिलाफत और तहरीक आज़ादी को साथ साथ लेके चलना, तो किन कैरेक्टर्स के गिर्द कहानी घूमती है? कहानी बेसिकली पंजाब के एक गांव इस्लामपुरा की कहानी है, जहां पे एक किरदार है मौलाना अब्दुल सलाम, प्लेड बाय कवी खान। वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं एंड ही डिसाइड्स कि पूरे मुल्क में तहरीक खिलाफत चल रही है, तो हमें भी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए और तुर्क मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। और उनका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये तहरीक पाकिस्तान की, यानी जो तहरीक आज़ादी थी या अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी का नतीजा और पेश खैमा साबित होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में वो एक मूवमेंट का आगाज़ करते हैं और फिर उसके नतीजे में उनको जो मुश्किलात आती हैं और उनकी फैमिली को जो मुश्किलात आती हैं और फिर किस तरह स्टोरी आगे जाती है। इसमें इमाद इरफानी जो हैं वो लीड प्ले कर रहे हैं, उसमें फिर और भी कैरेक्टर्स हैं, कहानी जो है ना वो अनफोल्ड होती है और किस तरह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है इस एक डिसीजन के नतीजे में। तो इस पूरे बैकग्राउंड में इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहानी मूव करती है आगे। ज़बरदस्त। राना साहब, ये जो ताहिर महमूद साहब बता रहे हैं, वो जो जिस हाइब्रिड वॉर का हम जिक्र करते थे, अब तो दुनिया कल्चरल वॉर है। और देखें, अमेरिका अपने हॉलीवुड की बिना पर पूरी दुनिया में रूल कर रहा है। भारत ने भी बॉलीवुड में जो फिल्में बनाई, उसने इस खित्ते में अपना बड़ा जोर जमाया। हमारी फिल्म इंडस्ट्री खासी पीछे रह गई और हमारे जो हीरोज़ थे, हमारे अभी आप देखें जो जंग आज़ादी के जो हीरोज़ हैं, मुसलमानों के जो इस खित्ते में, इस इलाके में हीरोज़ हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये रिवाइवल जो है हमारा शानदार जो माजी था उसका, लोगों को, नौजवान नस्ल को बताने के लिए, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल समी साहब सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ताहिर महमूद साहब की बहुत ज़बरदस्त काविश है जो इन्होंने तुर्की और पाकिस्तान, देखे दोनों मुल्क इस वक्त भी उनके इंतहाई बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्की के अवाम पाकिस्तानी अवाम से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, यहाँ के अवाम तुर्क अवाम से मोहब्बत करते हैं। और ये जो जब वहाँ पे भी लोग देखेंगे तो इससे पाकिस्तान की सकाफ़त को, पाकिस्तान के कल्चर को, यहाँ के लोगों की कुर्बानियों को, यहाँ के हीरोज़ को समझने में मदद मिलेगी। यहाँ तो समी साहब बदकिस्मती से हमारी ये भारतीय चेलों ने यहाँ हमारी ये कल्चर को भी मुतासर किया और यहाँ पे भारतीय कल्चर मुसल्लत करने की कोशिश की। तो ये जो काविश है, और इसमें जो ताहिर साहब ने जैसे बताया कि उस्मान बुज़दार साहब ने भी भरपूर तावन किया है, तो मैं समझता हूँ कि इस को जब ये आएगी तो लोग देख के अपने हीरोज़ को याद करेंगे और आइंदा आगे चलकर इस तरह की मज़ीद भी और मूवीज़ सामने आएंगी। तो ताहिर, आप मज़ीद भी इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कुछ और कोई शॉर्ट मूवीज़, कोई ड्रामा सीरियल, जैसे इधर तो बहुत टर्की में तो बहुत काम हुआ है, हमने उनको डब करके देखा है, मेरा सुल्तान, कुसम सुल्तान और वो अर्तगरुल और पता नहीं कितने, वो खुरलूस उस्मान, वो आपका भी कोई प्लान है इस तरह का? मैं बेसिकली इस एफ़र्ट को सपोर्ट करना चाहता हूँ और मैं जब वहाँ टर्की में था मैं कर भी रहा था। मकसद ये है कि हमारे ड्रामाज टर्की में प्रोमोट हों, हमारी फिल्में टर्की में रिलीज़ हों, यानी हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी वो मार्केट क्रिएट हो, जैसे हम उनके डब करके यहाँ पे चलाते हैं। एग्जैक्टली, ना सिर्फ मार्केट क्रिएट होगी, ज़र मुबादला का एक ज़रिया बनेगी, बल्कि हमारी सकाफ़त, हमारी हिस्ट्री, हमारा नैरेटिव भी प्रोजेक्ट होगा। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है और मकसद यही है कि टर्की की मार्केट हमारी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए ओपन हो। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये प्रोजेक्ट इसमें एक संग मील साबित होगा। अच्छा राना साहब, ज़रा ये थोड़ा सा जो मसला है उसमें तैयब अर्दोआन ने बड़ा खुलकर बात कही है, ये जो खाकों का मसला है,
नाजेबा खाकों का मसला और मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो पूरी दुनिया में मजरू हैं, और इस हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर जो एक लीड उन्होंने रोल किया है, एम्बेसडर्स के हवाले से आना जाना बुलाना, और ये लेजिस्लेशन की भी बात की है। ये टर्की के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है, और फिर जिस तरह आलम इस्लाम की लीडरशिप तैयब एर्दोगान ने अपने हाथ में ली है, तो आप समझते हैं कि जो OIC की सूरत में जो एक इस्लामी ममालिक की जो लीडरशिप है वो इस वक्त एक दबी सी, क्योंकि सऊदी अरब, UAE ये जो ममालिक हैं ये तो मगरबी हुक्मरानों के सामने अपनी मसलहतों की वजह से आवाज़ तक बुलंद नहीं करते। शमी साहब देखें, हमारे बदकिस्मती से कुछ मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इतना मगरब के ज़ेर असर हैं कि वो ऐसी बातों पर भी जिस तरह का रद्द अमल सामने आना चाहिए उसका इजहार नहीं करते। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने बिलाशुबा नहायत जुर्रत, वो ये देखें इस मौके पर आपने जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहतरम कोई और हस्ती नहीं हो सकती, तो जिस मोहब्बत और अकीदत का इजहार तुर्क सदर ने किया है, आप देखें जहाँ कहीं भी मुसलमानों के हवाले से कोई बात होती है, कश्मीर पर जब भारत ने जुल्म ढाने शुरू किए तो सबसे पहले तुर्क सदर तैयब एर्दोगान मैदान में आए और उन्होंने खुलकर इंडिया की मजम्मत की। तो अब भी ये जो आपने बात की है कि इस्लामी उम्मा की क़यादत जो है, ये देखें इस वक्त समी साहब दुनिया में आलम इस्लाम में 2 लीडर ऐसे मौजूद हैं, एक तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और एक इमरान खान, जो दिल से और अपने अमल से उम्मत को आगे ले जाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये एक मजबूत ब्लॉक बनेगा जिसको अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो इसमें जो रेजिस्टेंस है, आपने देखा है कि जिस तरीके से जो हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर के इशू पर चुप साध ली थी, और फिर उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान से पैसों की वापसी और वो सारे मामलात, तो आप समझते हैं कि एक ब्लॉक बन जाएगा? ये तो मुझे तो डिवीज़न ही डिवीज़न नज़र आती है आगे। समी साहब ये देखें, आपकी बात सही है, लेकिन ये लोग अब देखें जिस तरीके से एक क़यादत चाहिए होती है, क़यादत मैसर है आलम इस्लाम को और वो आगे बढ़ेगी। आप देखें अगर ये हमारे बदकिस्मती क्या है कि कोयटा का जो जलसा था PDM का, अगर इनमें ज़रा बराबर भी दीनी हमीयत होती तो ये अफवाज पाकिस्तान पर के ख़िलाफ़ जहर उगलने की बजाय ये उस दिन कहते कि आज का जलसा जो है हम उस फ्रांसीसी सदर के मकरू रिमार्क्स के ख़िलाफ़ अपना जो है ना एहतजाज में बदल रहे हैं। ये सारे का सारा जलसा, कितनी तकरीर की नवाज शरीफ ने फ्रांस के सदर की, जितना जहर उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ उगला, कोई फ्रांस के सदर के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, उस तरह इनको चाहिए था कि उस जलसे को बदल देते, इजहार करते पाकिस्तानी कौम की तरफ से। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान को कि उन्होंने नहायत जुर्रतमंदी से काबीना के इजलास में भी आज फ्रांसीसी सदर की मजम्मत की गई, उन्होंने ख़ुद भी मजम्मत की और फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब करके भी पाकिस्तान के एहतजाज से और जज्बात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब और ताहिर महमूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त एफ़र्ट है और पाकिस्तानी कल्चर को टर्की में मुतारफ़ इस तरीके से कराया जाएगा। और इसके अलावा तहरीक खिलाफत में जो पाकिस्तान यहाँ कर इस खित्ते के मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी, टर्किश जो कौम है शायद उससे अभी आज की जो उनकी नौजवान नस्ल है वो उस तरह वाकिफ़ नहीं है। लेकिन अगर एक फ़िल्म के ज़रिए आप वहाँ पर उनकी ज़बान में ये बात आप बताएंगे तो यकीनन इससे तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो मोहब्बत और अख़ुव्वत का जो रिश्ता है वो मज़ीद मजबूत होगा। हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।